Question 26. Which among the following is an open source software for data analysis? SPSS, MATLAB, R, Minitab. तो R जो है वो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, the ability to generate unusual yet appropriate responses to problems or questions is known as convergent thinking. Statement 2 है the ability to produce responses that are based primarily on the knowledge and logic is known as divergent thinking. दो बातें बताई गई है कि पहला बात ये बताई गई है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी हिंदी में बोलेंगे इसको अपसारी और अभिसारी। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट मतलब अपसारी चिंतन। तो द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल yet appropriate responses to problems or question is known as convergent thinking। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस responses that based primarily on the knowledge and logic is known as divergent thinking। ये दो बातें बताई गई हैं और इसके बेसिस पे आपको आंसर करनी है। इन द लाइट ऑफ द above statement choose the most appropriate answer from the option given below। ऑप्शन ए है both statement 1 and statement 2 are correct। ऑप्शन बी है both are wrong incorrect। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 करेक्ट लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। और डी है उल्टा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब आप बताओगे कि इनमें से कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट है और कौन सा आपको सही लगता है। इसमें क्या है मैं बता देता हूं। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब ये होती है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हम लॉजिक पर और जो तर्क होती है उसके आधार पे हम खाली सोचते हैं। हम उसके बाहर जाकर नहीं सोचते हैं। कुछ रूल सेटअप रूल्स होती है, कुछ तर्क होती है, उसके आधार पे सोचते हैं। और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जिसको हम लोग अपसारी सोच भी कहते हैं, उसमें क्या होती है कि जो लॉजिक है वो तो सोचते ही हैं, इसके अलावा और भी कितना कितना ऑप्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है। केवल तर्क और युक्ति छोड़ के और भी क्या क्या हो सकता है, ये सारा क्या होती है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ठीक उल्टा दिया हुआ है। जो बात कन्वर्जेंट थिंकिंग में है इसमें क्या बताया गया है, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल yet appropriate responses to problems or thinking problems or question is known as convergent thinking। और सेकंड में क्या बताया गया है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस responses that are based on primarily on the knowledge and logic। तो नॉलेज और लॉजिक बेस्ड जो होती है वो खाली एक जो कुछ सेटअप रूल्स पे होती है वो कन्वर्जन में आता है, अभिसारी थिंकिंग में आता है। और अपसारी में क्या होता है कि जो नॉलेज और रूल्स है वो तो है ही, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, सारा चीजें आती है। ठीक उल्टा दिया हुआ है। तो क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। कोई डाउट? सर एक बार 26 फिर से बता दीजिए। कौन सा? 26 क्वेश्चन। 26 आपका जो सॉफ्टवेयर पूछा है कि इसमें से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर है, तो आर जो है ये एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होता है जो ओपन सॉफ्टवेयर है। ये आप जब इसको ये लर्न करते हो, याद करते हो, ये आपका यूनिट 8 से है, तो उसमें आप पढ़ते हो उसमें जो आर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए बनी हुई है और ये ओपन सॉफ्टवेयर है। और 27 को क्लियर हो गया। 27 क्वेश्चन आपका, तो क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में भी आपको हर शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। एक भी वर्ड को आप मिस करोगे तो उसमें आपको गलत हो सकता है। अगर आप सारे को मीनिंग को अच्छे समझ गए
तो ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर आपको बहुत बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन आपको हर मीनिंग को अच्छे से समझने पड़ेंगे। 28 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फील्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन? फेशियल एक्सप्रेशन ए है, बी है क्राउडिंग, सी है आपका टेरिटोरियलिटी, और डी है पर्सनल स्पेस, और ई है आई कांटेक्ट। तो कोशिश करो कि इनमें से क्या हो सकता है। ऑप्शन नीचे आपको ऑप्शन एबीसीडी दी गई है, ए बी एंड सी ओनली, और बाकी ऑप्शन दे गया है। ट्राई करो क्या हो सकता है। सर फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट। अच्छा, आप एबीसीडी में क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? सर क्रोडिंग मीन्स क्या होता है? क्राउडिंग मतलब भीड़। जी सर। क्राउडिंग भीड़ मतलब भीड़ 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 भीड़, ओके भड़का। ओके। एडीई। ऑप्शन कौन सा लोगे एबीसीडी में? डी। डी। अच्छा, ओके। देखिए क्या होता है कि यहाँ जो बातें जो पूछा गया है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो दो चीजें मिलेंगे। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि एक चीज निकालो कि जो नहीं हो सकता, वो जहां जहां होगा उस ऑप्शन को आपको कट जाएगा, या फिर वो चीज निकालो जो होगा ही होगा। उससे क्या होगा, उससे भी आपको बहुत से ऑप्शन कट जाएंगे। जो प्रॉक्सिमिक्स है, इसका मतलब ये होता है, एक स्टडी होता है जहाँ पर लोग कल्चरल रूप से यानी कि सांस्कृतिक रूप से, जो आप एक विशिष्ट एक मतलब स्पेशल या स्पेसिफिक आपका जो सिचुएशन होते हैं, वह एक दूसरे से किस तरह से कितने अंतराल पे किस तरह से आपका जो मैनेज होते हैं, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इन सब के बारे में वह बात करता है कम्युनिकेशन में। आप इसमें बताओ, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा फेशियल एक्सप्रेशन एक ही चीज को नहीं दिखाता है। किसी एक जगह पर जो फेशियल एक्सप्रेशन है एक मीनिंग को दिखाता है, और किसी और जगह पे किसी और मीनिंग को दिखाता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो पहला एक्सप्रेशन जो है, पहला जो है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो ये कट गया। तो ए जहां पर होगा वो पूरा ऑप्शन कट जाएंगे। तो ए कट गया डी कट और गया। डी कट गया। अब क्या बचा, आप सोचो। क्राउडिंग का असर पड़ता है। कम्युनिकेशन में जाओगे, अगर मैं बहुत ज्यादा भीड़ भड़का जो होती है उसका आपका संस्कृति पर असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका दिवाली होती है, उस समय का जो आपका जो कम्युनिकेशन होते हैं, अगर किसी साधारण पर्व होगा, किसी का बर्थडे होगा, उसमें उतना क्राउडिंग नहीं होगा, उतने ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल किसी का बर्थडे तो होगा, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं तो आई कांटेक्ट भी नहीं होगा। आई कांटेक्ट का होना और फेशियल एक्सप्रेशन का दोनों एकदम एग्जैक्टली नहीं है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनका क्या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता है? हाँ। आपको ना बहुत दूर तक सोचने पड़ेंगे। आई कांटेक्ट होना हमेशा ऐसा होगा, हाँ। फेशियल एक्सप्रेशन में आई कांटेक्ट का अपना रोल रहता है, लेकिन एग्जैक्टली रहता है ये तो नहीं कह सकते हो ना। हम्म। ऐसे आपका डेवलप हो जाएगा करते करते। क्राउडिंग होगा, क्राउडिंग जो होगा, क्राउडिंग ये रेफर करता है कि परसेप्शन क्या होती है, कि कोई किसी के, मान लीजिए कि बहुत क्लोज आते हैं। आ, जैसे मान लीजिए दिवाली में कि हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हैं हम लोग, यहाँ तक कि जिसको हम नहीं भी जानते उसको भी हम दिवाली विश कर देते हैं।
क्राउड होती है। जैसे इस तरह ऐसे ही आपका जो कुंभ के मेले में, ये भी आपका एक अलग दिखाती है कि कितने लाखों लोग जाते हैं यहाँ पे, तो क्राउडिंग आपका करेगा, मतलब होल्ड करेगा। फिर क्या आएगा आपका प्रादेशिकता, मतलब टेरिटोरियलिटी। ये क्या होती है? आप अगर यूपी से हो, या अगर आप ऐसे भी सोचे ना कि अगर आप अपने जगह के, अगर आप बाहर गए हो, वहां अगर अपने ही लोकेलिटी का कोई अगर मिलता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? आपको अच्छा लगता है? कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाती है। तो क्या होगा? बी होगा, सी होगा, और बी सी डी। बी और सोचो। पर्सनल स्पेस। कम्युनिकेशन जब करते हो आप सोचिए किसी से बात कर रहे हो, आप सोचो किसी से आप कुछ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जब करते हो, तो उसमें पर्सनल स्पेस की वैल्यू रहता है आपके लिए? आप अपने ऊपर लेके सोचो। अगर कोई आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पे किसी भी जगह पे हो, आपके पर्सनल स्पेस आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो पर्सनल स्पेस बहुत अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन बहुत मायने रखता है। विचारों के द्वारा, ऐसे, मतलब बहुत तरह की भावनाओं के द्वारा, या आप जहाँ बैठे हो उसके आधार पर भी बहुत अलग, मतलब बहुत अलग अलग स्पेस का एंगल हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आई कांटेक्ट जो होती है, आई कांटेक्ट आप करते ही हो, लेकिन क्या, अब मान लीजिए कि आपके आप मान लो कि सपोज करो कि आप बनारस से हो, और एक इंसान है जो बनारस से है, और दूसरा इंसान है जो कहीं और से है। आपका दोनों के साथ आई कांटेक्ट होता है, और आप जान जाते हो कि कौन कहाँ से है। तो आपका कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट होते हुए भी क्या होगा, जो आपके लोकेलिटी के है, उससे ज्यादा आप चाहोगे कि ये आपका भाषा जो बोलता हो, ये आपका जो मदर मदर टंग है, अगर ये ऐसा कोई भाषा बोलता है, ये आपके जगह से आसपास से है, तो आप उससे ज्यादा क्या करते हैं, कम्युनिकेशन आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, भले ही आई कांटेक्ट आपको दोनों से हो रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया? 29 मैच करनी है। इसमें इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज की जरूरत होगी अच्छे से। ये यूनिट 8 के क्वेश्चन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्म, ये आपका लिस्ट 1 है। लिस्ट 2 है आपका डिस्क्रिप्शन। इसमें 4 बातें बताई गई है। विंडो, और विंडो क्या करता है उसको मैच करनी है आपको। विंडो मतलब आपका जो कंप्यूटर में, फिर आइकॉन, फिर मेनू, और पॉइंटर। ये 4 चीजें हैं किसमें, आपका लिस्ट 1 में है। और लिस्ट 2 में है, लिस्ट 2 में नीचे पहला पहला दिया गया है, ये रिप्रेजेंट अ फोल्डर और ए प्रोग्राम कैन बी सीन विद इन अ विंडो और फ्री स्टैंडिंग ऑन स्क्रीन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आप देखते हो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप जो फोल्डर वगैरह होती है, वो एक उसमें पूरे प्रोग्राम के बारे में रख आपका पूरा रहता है, और इसको आप विंडो के में आप इसको देख सकते हो, और इस स्क्रीन पे आप इसको उसमें आप क्लिक करके कुछ ओपन भी कर सकते हो। ये आपका पहला हो गया। आइकॉन, आइकॉन देखते ही हो आप, जैसे विंडो में आपका आइकॉन दिखती है सारा चीजों का, फोल्डर का, सब चीजों का। ओके, आपको मैच करनी है। सेकंड एरिया है कंटेंट्स लिस्ट ऑफ ऑप्शन फॉर अ सर्टेन प्रोग्राम। किसी विशेष प्रोग्राम के जो लिस्ट, जो जितने भी आपका ऑप्शन है उसका सारा लिस्ट होते हैं। थर्ड में क्या है, यूज्ड टू सिलेक्ट मेन्यू ऑप्शन आइकॉन क्लोज ओपन विंडो। ये आपका मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए दे देता है कि आप क्या क्या, आप जैसे क्लोज करना है, ओपन करना है, विंडो खोलना है, या किसी प्रोग्राम को खोलना है, ये सारा चीजें। फोर्थ में क्या बोला है? फोर्थ मतलब ये आपका ये पार्ट, रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। ये उस एरिया को, जगह को दिखाता है स्क्रीन पर, जो इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ये आपका, मैंने आपको पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो जो बताया गया है उसको एक्सप्लेन कर दिया। और चार आपका
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्म दिखाया गया है। एक क्या आपका विंडो है, सेकंड क्या आपका आइकॉन है, मेनू है और पॉइंटर है। इसके बाद यहाँ से आपको चूज करनी है एबीसीडी में। आप बताओ चूज करके कि क्या क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसके साथ क्या होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी लग रहा है। जी सर। अच्छे से सोचो पहले, जल्दी नहीं, थोड़ा सा सोचो। जो आपको आता है उसको पहले मैच करा लो, जो आपको अच्छे से आता है इनमें से, जो आपको लगता है कि आप हमेशा आप आता ही है, सब कुछ आप इस्तेमाल करते ही हो। ये सर क्या बोल सी रहा का है, फोर्थ होगा क्या? किसका? सी का फोर्थ होगा क्या? सी का फोर्थ होगा क्या? हाँ जी, क्या बोल रहा है, सी। सी का फोर्थ है। हाँ, रिप्रेजेंट्स एन एरिया ऑन द रिप्रेजेंट, स्क्रीन दैट सी का डिस्प्लेज फोर्थ नहीं इंफॉर्मेशन फॉर होगा। अ स्पेसिफिक नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम। सी का फोर्थ नहीं होगा। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन फॉर ए या तो स्पेसिफिक विंडो प्रोग्राम। होगा फिर या तो। तो ये कौन करता है? इन सब आइकन। से आप अच्छे से फैमिलियर हो ऑलरेडी। एक विंडो जो होता है वो ऐसा आपका जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हाँ, आप विंडो। डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट का फोल्डर होता है, फाइल होता है, प्रोग्राम होता है, ये सब चीजें होती है। तो विंडोज क्या होती है, विंडो को आप देख सकते हो कहाँ पर, एक फ्रेम, जो स्क्रीन का जो फ्रेम होता है लैपटॉप के आपके या डेस्कटॉप के या मोबाइल के, जो आपका स्क्रीन होती है उसमें देखते हो, जो एक फ्री स्टैंडिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, वो रहता है, आप उसको क्लिक करके खोलते हो। ये हाँ। यूजर को अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए, कि मल्टीपल प्रोग्राम को या डॉक्यूमेंट को एक साथ आप उसको, मतलब जैसे आपने कुछ आपने म्यूजिक भी खोल लिया, फिर आपने पीडीएफ भी खोल लिया, तो मल्टीपल प्रोग्राम का आप क्या करते हो, उसको ओपन करने के लिए ऑप्शन देता है। विंडो को आप रिसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। तो ये आप जानते ही हो, लेकिन जल्दी नहीं, उसको समझ के करने हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ के साथ क्या बनेगा, फोर्थ के साथ ए हो जाएगा। ए मतलब क्या, विंडो दिया है, तो फोर्थ के साथ ए किस में है, अगर आप बाकी के नहीं भी आ रहा है तो सी ऑप्शन में है, फोर्थ के साथ है, देखो किसी और जगह है ही नहीं है। तो बाकी आपको आए ना आए, आपका आंसर यहीं से मिल गया। बाकी आप, मैं आपको बाकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम में ऐसे आप मैच कराओगे, किसी एक को जो आपको आता है उसके साथ मैच करा लो। तो विंडो का काम क्या होता है, रिप्रेजेंट एन एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो ए का क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ किसमें है, खाली सी ऑप्शन में है। तो बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम भी बच गया, और आप ज्यादा आपको, मतलब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वो भी नहीं होगे। चलो बाकी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर फोर्थ दो जगह होता तो आपको चेक करने पड़ते हैं। सी के साथ क्या जाएगा, बी क्या बोल रहे, आइकॉन, आइकॉन क्या करता है, आइकॉन को, हाँ देखो आप क्या बोला है, देखो क्या बोला है, फर्स्ट में रिप्रेजेंट अ फोल्डर और ए प्रोग्राम कैन बी सीन विद इन ए विंडो और फ्री स्टैंडर्ड स्क्रीन। वो क्या होती है, आइकन ही तो होती है ना। आइकन मतलब क्या, जो आपके कंप्यूटर में जितने भी सब चीजें आपको जो डिस्प्ले होता है, वो आपको आइकन होती है, आइकन के रूप में होती है। आइकन के जरिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो भी क्लिक करके खोल सकते हैं, अगर उनको, मतलब ये खाली पता है कि अम, किस आइकन का क्या मतलब है। बच्चे भी खोल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, इसमें इसीलिए खाली क्लिक करके खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें, फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आइकॉन हो जाएगा। फिर आगे आगे क्या बोला है इसमें,
सी क्या? मेनू क्या करता है? Contain list of option for a certain program. आप मेनू से निकाल देते हो। और इसके बाद पॉइंटर क्या करता है? आपका जो माउस होती है, ये जो देखो, ये पॉइंट ही तो करता है। क्या कर रहा है ये Use पॉइंटर? to select menu option icons, close, open आपको window, कौन से मेन्यू ऑन ऑन करनी है, कौन से ऑफ करनी है, ये इसको ये सिलेक्ट करता है ना। pointer. कोई डाउट है? ऐसे आप करते करते जब आप मीनिंग को समझते, आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट पेपर कठिन नहीं है। खाली क्या करने होते हैं, मीनिंग को हमें बहुत अच्छे से खाली इसको समझने होते हैं। अगर आपने जो स्टेटमेंट दिया है, चाहे हिंदी में से करो चाहे इंग्लिश में करो, किसी में करो, अगर अगर आपने खाली मीनिंग को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। The University of Punjab was established in Lahore 1882 to reduce the burden of the University of किसके? क्वेश्चन 30 में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था लाहौर में, कब? 1882। उस समय पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि उस समय देश का कोई बंटवारा नहीं हुआ था। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ, किस यूनिवर्सिटी का बर्डन को कम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन से बॉम्बे, कैलकाटा, मैड्रास या हिमाचल प्रदेश। बताओ कौन से होंगे। ये आपका जीके बेस्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ आपका जो पंजाब जो है वो लाहौर में 1882 में बनाया गया था। इसका एम था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बोझ को कम करने के लिए उस समय ये आपका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मतलब हायर एजुकेशन इत्यादि करने इत्यादि का जो काम काफ़ी ज़्यादा था उसमें, और काफ़ी ज़्यादा उसमें बोझ हो रहा था। उसको उस डिमांड को पूरा करने के लिए और उसके बोझ को कम कर पॉपुलेशन के बोझ को कम करने के लिए एक नया यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था। तो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गिवन 31, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है। वन इज लेवललेस assertion एंड अदर इज लेवललेस रीजन। मतलब आपको एक कथन दी गई है और इसका कारण दी गई है। कथन में क्या है? assertion मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है, जो कथन है, इसमें क्या बताया गया है? डीडीटी इज ए, आपको ये एक कीटनाशक होते हैं, बायो एक्यूमुलेट्स इन टिश्यूज ऑफ मेनी स्पेसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस। डीडीटी जो होते हैं, इसका जो टिश्यूज में आपका बायो एक्यूमुलेट्स के रूप में टिश्यूज में होता है, और इंसान सहित कई ऐसे प्राणी में रह जाता है डीडीटी। कारण क्या बताया गया है? डीडीटी इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। डीडीटी जो होती है पानी में घुलता नहीं है, अघुलनशील है, बट रिडीली सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल। लेकिन वो फैट यानी चर्बी में और तेल में बहुत अच्छे से घुल जाती है। अब ये इसके आधार पे आपको आंसर करनी है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए भी सही है और आर रीजन भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। बी में क्या बताया गया है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सी ऑप्शन क्या है? ए करेक्ट लेकिन आर रॉन्ग। डी ऑप्शन क्या है? ए इनकरेक्ट लेकिन आर करेक्ट। तो साइंस के बेस्ट क्वेश्चन है ये। ये आपका 10th बेस्ट साइंस का क्वेश्चन है। ये यूनिट 9 से है। अगर आप लोग अभी जो अटेम्प्ट कर रहे हो, अपनी अपनी कमजोरी को नोट करते जाओ कि किस किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, कॉपी में नोट करते जाओ। क्लास के बाद अपना फर्स्ट पेपर निकालो और उस टॉपिक को फिर से पढ़ लो एक बार, जिसमें आपको कमजोरी लग रहा है। अगर आपको यूनिट 9 अच्छे से
नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप दोबारा एक बार पढ़ लो। जैसे कल हम जब क्वेश्चंस किए थे अगर हायर एजुकेशन में, तो ब्रिटिश के समय से एजुकेशन को लेकर के अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ तक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इससे अपडेटेड नहीं हो, कौन सा किसने किस समय किस डेट में क्या क्या लागू किए थे, कौन सा कमीशन ने क्या क्या काम किया था, तो वो आपको पढ़ने की चीज है। ये आपका फीडबैक है हर किसी के लिए, चाहे आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हो या लाइव में कर रहे हो, कि आप उसको एक बार रीडिंग करो, उसको एक बार मतलब पढ़ो दोबारा उस सेक्शन को। क्योंकि यहाँ पे एक मान लीजिए कि डीडीटी का क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, उसी पैराग्राफ से या उसी कंटेंट से कुछ और आ सकता है। इस तरह से आप क्लासीफाई करते हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है। इसका आंसर बताइए कितना क्या होगा आपके हिसाब से। एक्चुअली ये सही है, क्योंकि डीडीटी जो होती है ये आपका बायो एक्यूमुलेट्स होती है, और ये टिश्यूज और बहुत से ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव जंतु स्पेसिस होते हैं, ह्यूमन भी उसमें है, और उसमें जो बातें बताई गई है ये सही है। और ये एक आपका सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। इसको कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है, और आपका ये वाटर वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल है, और मतलब तेल में और फैट में घुलती है। तो ये क्या होती है आपका, ये फैटी टिश्यूज इत्यादि क्या इश्यूज बन जाती है, होती है इसका ये। तो इसलिए क्या है आपका, बोथ ए एंड आर करेक्ट, वो दोनों ही बातें सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए सही। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ी सी साइंस की नॉलेज भी जरूरत होगी, क्योंकि ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, और यूनिट 9 को आप अच्छे से करोगे थोड़ी सी, तो आप अच्छे से आराम से इसको निकाल सकते हैं। ऐसे यूनिट 9 और 10 का थोड़ी सी अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी अच्छी हो जाती है। देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें साइंस बेस्ड होते हैं। अगर आप इस साइंस को नहीं जानोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें। अगला क्वेश्चन, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है, एज पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग proposition are so related that if one of them is true the other must be false and vice versa। मतलब जो नीचे बातें बताई गई है, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और अगर दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स होगा। इसको इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करनी है। स्टेटमेंट में क्या क्या बताई गई है, ये ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट से ये चारों जो बताई गई है। ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम नॉन मैमल्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स, सम मैमल्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स। तो क्या आपको लॉजिक क्या रखनी है, बस आप इस लाइन को एकदम अच्छे से समझो। इफ वन ऑफ देम इज ट्रू, अगर उनमें से एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स होगा। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आप बताओ कौन से होंगे। पहले में क्या बोला इसमें, ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, इसका मतलब क्या होगा, ये एक अफर्मेटिव आपका प्रोपोजिशन है। ये एसेस करता है कि एंटायर कैटेगरी में जो आपका मैमल्स है ये कंटेंट है विद इन द कैटेगरी ऑफ किसमें, वर्टिब्रेट्स में। इसका मतलब एवरी मैमल इज ऑल्सो ए वर्टिब्रेट, इसका मतलब ये दिखाता है। तो विजुअली क्या होगा, ये आपका एक आपका प्रोपोजिशंस है जो फिल करता है एंटायर सर्कल में। आप क्या देखते हो, अगर आप सर्कल बनाओगे इस तरह से, वेन डायग्राम मतलब जिसे हम कहते हैं, इसको ऐसे अगर बनाओगे तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो वेन डायग्राम से।
कौन एक दूसरे का विरोधी कर रहा है? सर मुझे ए और डी लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्योंकि डी क्या बोल रहा है? सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट। और ए क्या बोल रहा है? ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट। और अगर आप देखते हो कि सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट, इसको अगर इंटरप्रेट करते हो तो क्या दिखाता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर नेगेटिव आपका प्रोपोजिशन को दिखाता है। अगर आपने ए ई ओ जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका आपने जो अगर आपने किया है, आप इसमें देखते इसमें ओ ये क्या दिखाता है? नेगेटिव प्रोपोजिशन को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट कम से कम एक मैमल्स ऐसे होंगे जो अगर इसके स्टेटमेंट के साथ जाए, does not belongs to the category of vertebrates। लेकिन पहला वाला क्या बोल रहा है? all mammals are vertebrate। और डी क्या बोल रहा है? some mammals are not vertebrate। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए और डी जो है आपस में क्या है? ये आपका कंट्राडिक्शन कर रहा है। तो क्या बोलने के लिए बोला है? वन ऑफ देम इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर उनमें से कोई एक ट्रू है तो दूसरा क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। तो ये कहां पर है? ए और डी के साथ है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A, अदर इज द लेबल्ड एज रीजन। तो assertion A में क्या बोल रहा है? नो टेस्ट प्रोवाइड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो किसी स्टूडेंट को एग्जैक्टली एकदम परफेक्टली आपको जो है एबिलिटी और स्किल को दर्शा दे या प्रमाणित कर दे। रीजन, आर टेस्ट इज ओनली अ स्मॉल सैंपल ऑफ ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस। किसी भी तरह का कोई टेस्ट लोगे तो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का एक छोटा सा पार्ट ही दिखाता है। ये दोनों को हिंदी में बता दिया। जिन लोगों को हिंदी में करनी है वो इंग्लिश में हमने डिस्प्ले कर दिया, हिंदी में समझा दिया, आप हिंदी मीनिंग को समझ सकते हो। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट के साथ मिला करके इसके प्रकाश में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब चार ऑप्शन है, ऑप्शन तो ऐसे ही होता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द। मतलब इसमें ये बताना है कि जो ए रीजन बताया, मतलब ए जो एडिशन बताया है उसका रीजन ये है ना? तो हाँ। इसमें हिसाब से तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपने जब आपने फर्स्ट यूनिट पर पढ़ा, आपने पहले क्या बोल रहा है कि नो टेस्ट प्रोवाइड ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल। आप जितने तरह के टीचिंग मेथड पढ़ते हो सबके आपका मेरिट डिमेरिट मिलती है, सबके जितने भी तरह के। अगर आप स्टूडेंट सेंटर पढ़ते हो या टीचर सेंटर पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, हर के मेरिट डिमेरिट है, यानी कि कोई परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात क्या कहता है? आर टेस्ट इज ओनली ए स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक टेस्ट जो होता है वो किसी बच्चे का, किसी छात्र का एक विशेष पक्ष को ही दिखाता है। अब मान लो एमसीक्यू में कोई बच्चा ऐसा होता है कि एमसीक्यू जो कर रहा है, अब एमसीक्यू में मान लो किसी का तुक्का बड़ा अच्छा लग जाता है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? और बहुत सी चीज एमसीक्यू में आप नहीं पूछ सकते हो, मैं नहीं पूछ पाते हो, क्योंकि एमसीक्यू में यस और नो नो के जैसा आंसर होता है। लेकिन एमसीक्यू का बहुत फायदा भी होता है। एमसीक्यू में क्या होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, आपका आंसर या तो यह सही होगा या तो गलत होगा। एमसीक्यू में क्या होती है कि आपका फुल मार्क्स भी पा सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल अगर बिना एमसीक्यू अगर रिटन टेस्ट में क्या होती है, फुल मार्क्स आप मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर अलग अलग टीचर के थोड़ी से अलग अलग आपका मतलब सोच अलग होंगे उनका, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली आंसर सेम ही नंबर देंगे, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो पूरी तरह से क्या कर सकता हो, उसको जस्टिफाई कर सकता हो, एक पार्ट को ही करता है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। आपने क्या पाया? आपने दोनों को बहुत गहराई से समझा, देखो आंसर निकल गया ना।
मैं यही बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को मीनिंग को समझो, मीनिंग समझ जाओगे पूरा आंसर निकल जाएगा। वेरी वेरी गुड, एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। जितने लोग ज्वाइन करते हैं, देखो आप भी समय दे रहे हो इसलिए, हम भी समय दे रहे हैं ताकि आपका ग्रोथ हो जाए। 3-4 पेपर आप अटेम्प्ट करो साथ में बैठ करके और पूरा समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप बहुत अच्छे से आप निकाल ले जाओगे। एक तो आपको अपनी कमजोरी पता चलेगा कि आपको कौन सी पूरे बुक नहीं पढ़नी है, किस किस जगह पे आपको पढ़नी है ये पता चल जाएगा। उससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या देखा कि यूनिट 10 से ब्रिटिश के समय से लेकर के आधुनिक शिक्षा पद्धति तक इस समय से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आपके पास एक्सेस चीजों को, बाकी चीजों के में कम टाइम दे करके इस अंतराल में जितनी घटनाएं घटी है उसमें ज्यादा टाइम दोगे, सारे डेट को याद रखोगे कि किस समय किस सन में क्या क्या घटनाएं घटी थी। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में ज्यादा बेहतर करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन 34, इफ द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, क्या दिया है, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर इज गिवन एज ट्रू, ये ट्रू मान लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन which of the following statement can be immediately inferred to be false, बताओ इसमें से कौन से false होंगे। स्टेट आपका ऑप्शंस क्या है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, बी है सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सी है नो रेक्टेंगल आर स्क्वायर, और डी है सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल। आप इसको इसका आधार पे बताओ कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है। सी। सी लग रहा है। हम्म, क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ कि इसके जो मीनिंग है मीनिंग को समझो और उसके बाद आप कोशिश करो करने की, जल्दी मत करो, आराम से करो। some सम rectangles are not रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर बोला some, है। तो ये भी हो सकता है some squares are not rectangle। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, some squares are not square rectangle, जो डी वाला ऑप्शन है। आप डी बोल रहे, सम स्क्वायर आर नॉट रेक्टेंगल, इसमें स्पेसिफाई क्या किया गया है। some square some rectangles, मतलब कुछ rectangles और not square, अगर आप मतलब स्क्वायर कुछ ऑपोजिशन के जो some आपका जो rectangles। लॉजिक होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू होती है तो उसके are करस्पॉन्डिंग not, जो होती है वो some यूनिवर्सल। rectangles are square, some rectangles are square। सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर। ओके, एक बार मैं रूल डिस्कस कर ले जो आपका जो इसमें मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड है आपका ये, द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगुलर आर नॉट स्क्वायर इज गिवन अकॉर्डिंग टू द, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। बस इसी यही आपका कीवर्ड है, मतलब मेन लाइन है, इसको ही फॉलो करनी है। मैं बता रहा हूँ कि हमेशा की जो कंडीशंस दी गई है पहले उसको ढूंढो, क्या कुछ कंडीशन दी गई है। अकॉर्डिंग जैसा कोई शब्द है क्या, अगर ऐसा कुछ वर्ड है तो उसके बाद को समझो कि इसमें उसमें होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जो ट्रेडिशनल आपका जो इसका रूल होती है वो बताता है कि जो हमें जो मतलब जो सामान्यतः जो ट्रेडिशनल जो लॉजिक होती है इसके अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू हो, सच हो, वैलिड हो, देन इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल जो आपका अफर्मेटिव होती है जो प्रोपोजिशन होती है वो फॉल्स होंगे। अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू होता हो तो क्या बोले इसमें कि सम रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, ये क्या है आपका, एक पर्टिकुलर नेगेटिव नॉट बोला है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ये ट्रू है तो क्या होगा, देन इसका रूल क्या होती है, इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल अफर्मेशन प्रोपोजिशन क्या होगा, वो फॉल्स होगा। तो उसके बाद क्या बोला इसमें, इसका करस्पॉन्डिंग मतलब
सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये ट्रू है, तो इसके साथ क्या होगा, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? रूल क्या कहता है, अगर पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिवर्सल जो एफर्मेटिव होती है, जो आपका जो पॉजिटिव मतलब हाँ सूचक जो शब्द होंगे, जो लाइंस होंगे, जो वाक्य होंगे, वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें हाँ सूचक क्या है, ऑल रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ये क्या है, ये आपका एफर्मेटिव है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यही पूछा गया है कि which of the following statement can be immediately, ये लाइन वर्ड देखो, immediately infer to be false, तो ये एक रूल के अंदर आता है। आप जब इसको याद रखोगे, ये आपका सिंपल लॉजिक पे, सिंपल सोच पे नहीं होता है, इसमें बोल के रखा है सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, यहाँ पे इस जगह पे देखो नॉट दे के रखा है, नॉट मतलब क्या हो गया, नॉट स्क्वायर, नेगेटिव बोल रहा है। लॉजिकल रीजनिंग का जो चैप्टर है उसमें बेस्ट है ये, उसमें रूल्स दिए गए हैं, आप उसको पढ़ना, ई प्लस ओ इस तरह से कई सारा इसमें नियम है। उसमें ये नियम है कि अगर कोई पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन ट्रू होता हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके साथ में जो यूनिवर्सल एफर्मेटिव जो प्रोपोजिशन जो होते हैं वो फॉल्स होंगे। तो पूछा है इमीडिएटली फॉल्स, इमीडिएटली फॉल्स क्या होगा, इसके एफर्मेटिव वाला क्या है, अफर्मेटिव में ऑल रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ये इसका अफर्मेटिव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होंगे। सम रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ये भी अफर्मेटिव नहीं है। नो रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये भी अफर्मेटिव नहीं है क्योंकि नो लगा हुआ है इसमें। और सम स्क्वायर नॉट, यहाँ भी नॉट लगा है, तो ये भी अफर्मेटिव नहीं है। अफर्मेटिव कौन से होंगे, ऑल रेक्टेंगुलर स्क्वायर, कोई डाउट है? ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन 35, which of the following contextual factors determine the meaning in communication behavior? अपने अपने वीक पॉइंट को नोट करते रहना और इसको आप सर सही इसके करोगे। चैप्टर्स आपके पास रिकॉर्डिंग में होंगे ना, आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा ना। एक्चुअली क्या, मैंने फोन चेंज किया ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है डेटा पुराना। ठीक है, ये सारा चैनल के जो तो वो सर है, जैसे आप अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप करा रहे हैं ना, तो ये चैप्टर जैसे हैं, तो वो चैप्टर पूरे पूरे जैसे ही टाइम मिलेगा वो एक बार देख लेंगे सारे चैप्टर्स, ठीक है, एक नजर। जैसे जो चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे यूनिट 10 से ज्यादा आए हुए हैं, 8 और 9 से ज्यादा आए हुए हैं क्वेश्चन, तो उनको एक बार देख लेंगे। यूनिट 8, 9, 10 आप करोगे तो आप बहुत सेफ मोड पे चले जाते हो क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो आप इजीली कर लेते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, और देखो ये आपका 6 महीने पहले का पेपर है, ये दिसंबर आपका 2023 का पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग contextual factors determine meaning in communication behavior? Physical location, participants, preceding events, non-functional goals, absence of audience, ये 5 बातें बताई गई है। अब आप इसका आधार पे दो बताओ। क्वेश्चन रह गए सर, 33 एंड 34। 34 तो कर दिया हमने, 33 भी हो गया, अभी तो बताया 33 का, ये है ऑप्शन ए करेक्ट है 33 का। 34 तो अभी 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 समझा है ना, ऑल रेक्टेंगुलर स्क्वायर 34। हाँ ठीक ठीक। 35, which of the following contextual factors determine meaning in the communication behavior? 5 बातें बताई गई है, फिजिकल लोकेशन, पार्टिसिपेंट्स, प्रेसिडिंग इवेंट्स, नॉन फंक्शनल गोल्स, एब्सेंस ऑफ ऑडियंस। अब इसके यहाँ पे आप बताओगे कि इनमें से कौन से करेक्ट होंगे, नीचे आपका ऑप्शन दिए गए हैं। कम्युनिकेशन आप जब करते हो, आप सोचो कौन से फैक्टर्स आपका जो मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर के लिए आपका महत्वपूर्ण होते हैं, जो 5 बातें बताई गई है। फिजिकल लोकेशन, क्या ये महत्वपूर्ण है? पार्टिसिपेंट्स, प्रीसीडिंग इवेंट्स, नॉन फंक्शनल गोल्स, एब्सेंस ऑफ ऑडियंस।
देखो जब भी आप किसी के साथ बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो क्या चाहिए? फिजिकल लोकेशन तो चाहिए ही चाहिए, वरना आप ये एक मतलब महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि किसी चीज के लिए जो आपका बिहेवियर को दिखाने के लिए फिजिकल लोकेशन का जरूरी होता है। ए तो होगा ही होगा। अगर ए होगा तो जहां पर ए नहीं है उसे काट दो। तो कहाँ पर ए नहीं है? बी पर, बी के साथ ऑप्शन बी में ए नहीं है, तो ये कट गया आपका। सी भी कट गया। हाँ, सी भी कट गया। इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये होता है कि अगर आप कभी कभी गेस भी करते हो तो भी आपका चांस ज्यादा हो जाती है कि मतलब सही होने का, क्योंकि बाकी दोनों आपको कट गए। तो फिजिकल लोकेशन आपका होना ही होना है। और फिर क्या होगा आपका? पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेट ये भी होना है। पार्टिसिपेंट्स के बिना हो सकता है क्या? नहीं। पार्टिसिपेंट तो होनी ही होनी है। तो पार्टिसिपेंट क्या बी है? तो बी कहाँ पर है बताओ? आपके पास जो दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी ए बचे हैं। ऑप्शन सही है। देखो कितने जल्दी मिल गया ना। भले ही आपको बाकी का आता हो या ना आता हो। ये होते हैं स्मार्ट तरीके। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज आ ही जाए, लेकिन इस तरह से अगर आप इंटरप्रेट करते हो तो थोड़ी प्रैक्टिस से आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो। 75% जो लोग लास्ट ईयर थे, जिन लोगों ने इस तरह से मतलब चीजों को फॉलो किए थे, 4 में से 3 का निकल गया था। ये नहीं कि उन लोग बहुत ज्यादा बहुत परफेक्ट थे नॉलेज में, खाली इस तरह से स्मार्ट तरीके से उन्होंने फॉलो किया था जो हम डिस्कस करते हैं लाइव क्लास में कि कैसे करोगे। तो ये आप जब इन्वॉल्व होते हो और मीनिंग को समझते हो और ऐसा प्रैक्टिस करते हो, तो जरूरी नहीं कि हर कुछ आ ही जाए, बिना आए भी आप सही तक पहुंच सकते हो। आप सी क्या बोल रहे हैं आपका? प्रेसिडिंग प्रेसिडिंग इवेंट्स और नॉन फंक्शनल गोल्स ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऑडियंस का होना ना होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या होगा आपका? सी भी होल्ड करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद देखो, अगर आप 4-5 पेपर ऐसे डिस्कस करके अगर आप लॉजिकल समझ के अपने आप को प्रेजेंट करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका लेवल खुद ही बहुत अच्छा बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। क्या बता गया पहले में? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसको न्याय कहते हैं, द आर्गुमेंट क्या है? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। शाश्वत है, इटर्नल मतलब शाश्वत। तो आपका जो न्याय आपका जो है, जो हम अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल इज ए फैलेसियस। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं होता है। आप इस स्टेटमेंट को समझने के लिए है कि जो बताया गया उसको समझो, उसके आधार पे आप आंसर दोगे। वो करेक्ट करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगला स्टेटमेंट 2 क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट है? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। आप देखो दोनों में कितने आपको सोच को कितने ज्यादा मतलब आपको लेवल पे लेके जाना होगा समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्गुमेंट साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिएबल। साउंड इसलिए शाश्वत है क्योंकि वो सुनने योग्य है, ऑडिएबल है। ऐसे आप बोलते भी हो ना कि शब्द ही ब्रह्म है। ये आप जो जब आप योग में पढ़ते हो तो हम क्या बोलते हैं? शब्द ही ब्रह्म है। वही सेम बात बताया गया है कि आपका साउंड इज आपका इटर्नल। ओके, इसमें बात क्या जुड़ा क्या है? बिकॉज इट इज ऑडियबल, क्योंकि वो सुन सकते हो। पहला स्टेटमेंट में बताया गया है। सेकंड में क्या बताया गया है? मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप मीनिंग को समझो। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडियबल से स्टेटमेंट 2 में। अब आपको बताया गया है कि commits the fallacy of irregular middle term where the middle term is too wide। ये 2 स्टेटमेंट है।
In the light of the above two statement, choose the most appropriate answer from the option below. Statement तो पर है दोनों ऑप्शन सही हैं क्या? स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आपको दोनों सही लग रहा है? हाँ, अच्छे से समझो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मीनिंग को समझो। पर ऐसे तो पहला वाला सही है, जैसे अब वो दूसरा भी तो वैसे ही लिखा है ना, इसमें दिया है वैसा फर्स्ट वाले नहीं में। लिखा है, वही तो अंतर है, अंतर को देखो समझो। स्टेटमेंट 1 जो है उसका मतलब क्या निकलती है? साउंड इज इटर्नल, क्योंकि वो बिकॉज इट ऑडिबल इज है। ऑडिबल, ये आपका मतलब ये करेक्ट है। इंडिड इंडिड fallacious in the नए लॉजिक। ये आर्गुमेंट फॉल करता है किसमें? फैलासी ऑफ किसमें? असिद्ध हेतु। अगर आप पूरा पढ़ोगे उसको, जो आपका जहाँ पे आपका न्याय के बारे में बताया गया है, इसमें आपका बुक टेक्स्ट बुक में, ये किसके लिए आती है? आप अपने जहाँ पे आपको पढ़नी है उसको नोट करो, ये सब चीजें आपको पढ़नी है आपको। तो ये आर्गुमेंट क्या करता है, किसमें आता है? ये आती है आपका असिद्ध हेतु में आता है। अगर जरूरत पड़ेगा तो इस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, अच्छे से पढ़े। अगर आप अच्छे से खुद पढ़ लो, फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं इसको मुझे और अच्छे से समझनी है, तो जो भी टॉपिक आपको लगेगा कि आप उसको अच्छे से सर समझना चाहते हो, स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स में थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा जैसे अभी टॉपिक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसमें तो लग रहा है कि इसमें नीड है बहुत ज्यादा मेहनत की। ठीक है, तो उसमें हम क्लास कर लेंगे अलग से। अभी तो हम पेपर सॉल्व करो, उसका उसका पूरा पूरा डिटेल में पूरा क्लास कर लेंगे। इसमें इसका अर्थ क्या होती है? साउंड आपका शाश्वत है, इटर्नल है, क्योंकि ये ऑडिबल है। ये इज इसके जो बात बताई गई इसके अकॉर्डिंग क्या है? इंडीड ये फैलेसियस इन द किसमें? नए लॉजिक में, नए आपका युक्ति में। आर्गुमेंट किसमें फॉल करता है? फैलेसी ऑफ द असिद्ध हेतु। आप पढ़ोगे इसमें लिखा होगा असिद्ध हेतु। इसको हम लोग अनप्रूवन मिडिल टर्म के रूप में लेते हैं। न्याय जो होती है वो एम्फेसाइज करता है कि आप पूरा पढ़ना। न्याय आपको एम्फेसाइज इसमें करता है कि ये नीड फॉर द मिडिल टर्म, आपका जो जिसको हम सुनने योग्य होते हैं, जो ऑडिबल होते हैं, उसके लिए। ये यूनिवर्सली पूरा रिलेटेड करता है सबको, कि आपका जो मेजर और इटर्नलिटी दोनों को, मेजर टर्म को भी और माइनर टर्म को भी, जो साउंड है उसको भी। आप जानते हो कि अगर जैसा शब्द ही ब्रह्म है, तो आप कब जब इसको महसूस करोगे शब्द को, जैसे शास्त्रीय संगीत है, उसको जब आप सुनते हो तो आपके मन में एक अलग तरह से भावनाएं आती है, भले आपको शास्त्रीय संगीत समझ में ना आए। जब आप ओम करते हो, ओम का वाइब्रेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, तो आपके मन में कितनी सारा सकारात्मक तरंगे निकलती है। तो ये क्या है? आपका शब्द ही ब्रह्म है। तो इसलिए कहा गया आपका इसमें कौन सी है? आपका ये आपका मेजर टर्म इसलिए शाश्वत है, इटर्नली। और ये आपका पूरा मतलब माइनर और मेजर मेजर दोनों के लिए है। लेकिन इस केस में जो बताया गया इसमें नॉट ऑट ऑडिबल, इसका मतलब क्या है? ये थिंग्स आर नेसेसरी इटर्नल। इसका मतलब कौन से करेक्ट होंगे? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। क्योंकि क्यों करेक्ट नहीं है? क्या बोला है? फैलासी ऑफ कमिटेड, इसमें बताया गया है। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो क्या बोला इसमें? स्टेटमेंट 2 में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉजिक द आर्गुमेंट, आप इसको लॉजिक को पूरा पढ़ना। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ये आपका स्टेटमेंट में ये जो कथन 2 में स्टेटमेंट 2 में बताया जा रहा है। एक्चुअली ये आपका पिन पॉइंटिंग करता है कि इरेगुलर मिडिल टर्म, वहां पे सूत्र के रूप में बताया गया है। ये आपका जो है इरेगुलर मिडिल टर्म में होती है, जो ये पैटर्न मतलब एंटायरली पूरी तरह से ये सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन कब कर पाओगे? जब आप इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसमें एक सूत्र के रूप में दी गई है, इसमें मिडिल टर्म के एक सूत्र होते हैं, कई चीजें होती है इसमें। तो मेन आपको क्या है कि इसको पढ़ने है आपको, और जो लॉजिक बताए गए हैं उसको आपको जानना है। इसमें बताया गया इसमें कि साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल कमिट्स दैट द फैलासी ऑफ इरेगुलर मिडिल टर्म वेयर द मिडिल टर्म इज टू वाइड।
तो ये आपका होल्ड नहीं करता, ये क्योंकि आपका आप इससे ये मिलता है कि यूनिवर्सली मतलब पूरा शाश्वत रूप से बताया जा रहा है। ये फैलासी में आता है कि जब मिडिल टर्म आपका जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता या कह सकते हो कि आप यूज नहीं होता यूनिवर्सली, तो ये क्या होती है, या तो ये मेजर टर्म या फिर माइनर आपका प्रेमिसेस में आती है। तो इसलिए ऑडिबल जो वर्ड है वो यूनिवर्सली आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नहीं हो पाती है। तो आप इसमें रूल्स में जो बातें बताई गई है, तो करेक्ट क्या होगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं। आप अपने अपना उस पार्ट को निकालो कहाँ पढ़नी है, आपको दोबारा स्टडी करनी है, फिर उसको आप स्टडी करोगे, फिर भी नहीं आएगा तो उस लेसन को, उस सेक्शन को दोबारा हम पूरे क्लास हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, 37 में द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स are 19 and 7 respectively. What is the sum of their square? तो क्या बोला है कि सम 19 है, डिफरेंस क्या है? 7 है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सम अगर 19 है, मान लो दो नंबर आपका x और y सपोज करो है, तो क्या होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, और डिफरेंस कितनी है? 7 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सिंपली ऐड कर दो इसको, तो क्या होगा? y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना होंगे? 26। x कितना होगा? 26/2 इज इक्वल टू 13। x क्या 13 निकल गया। अब क्या था, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। किसी में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू अगर आप 1 में पुट करते हो, तो 1 में पुट करोगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, तो 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 19, तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। y क्या हो गया आपका? 6 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनके स्क्वायर का सम, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना होंगे? तो स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका? क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितनी होती है? 169 प्लस 36, ऐड करो कितना आएगा? 205। 205 किसमें दिया है? ऑप्शन सी में दिया। कोई डाउट है? समझ आ गया? तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 when the primary function of communication is to convey new information, it is known as जब प्राइमरी फंक्शन किसी कम्युनिकेशन के कन्वे करता है नई जानकारी को, नई इंफॉर्मेशन को, सो क्या बोलोगे? ऑप्शन है आपके पास सब्लिमिनल फंक्शन, सिंगल टास्क फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन या डिफरेंशियल फंक्शन। तो कम्युनिकेशन के पार्ट का आप स्टडी करोगे दोबारा, उसमें क्या बताया गया है, जब प्राइमरी फंक्शन, व्हेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वे टू न्यू इंफॉर्मेशन, उसको उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रेफरेंशियल फंक्शन कहते हैं। रेफरेंशियल फंक्शन जो होती है, ये आपका कैरेक्टराइज किया जाता है किसके जरिए? इसका ये प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी के जरिए करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कन्वे करना नई जानकारी या नई इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलर जो आपका जो एक्सटर्नल चीजों को या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्यों उसके साथ। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या आंसर सही होगा? रेफरेंशियल फंक्शन।
कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चैप्टर आपका कम्युनिकेशन का यूनिट को अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन 39, the convention of biological diversity is dedicated to promote sustainable development, conceived as a practical tool for transferring the principle of options है Agenda 20, Agenda 21 ऑप्शन बी, Agenda 22 ऑप्शन सी, ऑप्शन डी Agenda 23। तो बायोलॉजिकल ये आपका पूरा पूरा यूनिट 9 से है, पूरा पूरा आपका जीके बेस्ड है कि the convention of biological diversity is dedicated to promote sustainable development, conceived as a practical tool for translating the principle of किसके लिए किया गया था? तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसको सीबीडी भी कहते हैं। सीबीडी मतलब क्या हुआ? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये डेडिकेटेड किया गया था जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन आपका जो एजेंडा बनाया गया था इसके लिए, कौन सा एजेंडा था? एजेंडा 20, 21, 22 या 23। ये यूएन में आपका हुआ था। आप अगर यूनिट 9 पढ़े हो तो क्या था ये? एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन था, प्लान था, डेवलप किया गया था किसके जरिए? यूनाइटेड नेशन के जरिए, यूएन के जरिए। किसके लिए? कि वो अचीव किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी के लिए। ये यूनाइटेड नेशन के जरिए ये पूरा पूरा हुआ था, कॉन्फ्रेंस किया गया था इसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए। आपका आप इसका इसका पढ़ोगे इसको तो ये आपका रायो डे ये आपका जो पूरा जगह था आपका यूएनसीईटी के जरिए किया गया था ब्राजील में। ये फेमस है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो कवर करता है ये बहुत सारे एरियाज को, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसमें बायोडाइवर्सिटी है, फिर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फिर आपका आपका कंजर्वेशन है, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, जो जंगल है जंगल को बचाना है, ये सारी चीजें होती है। सब चीजों को मिला करके हुआ, क्योंकि अभी एक चीज पूछ लिया है अगले अगले एग्जाम में शायद शायद ये सब पूछ ले, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना कि एजेंडा 21 में क्या क्या बताया गया था। ये आपका पूरा जो सस्टेनेबल जो आपका जो कंजप्शंस होते हैं, जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, इन सब के बारे में, जो बायोलॉजिकल जो आपका डाइवर्सिटीज है उसके ऊपर बहुत विस्तार से बातें बताई गई है। ये सारा मिला के था एजेंडा 21। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ आप देख यूनिट यूनिट 9 में इन सबको आप अच्छे से, इसके साथ और भी जितने बातें हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम ही हमारे पास होती है, तो हम एजेंडा 21 में जो और जो बातें था मैंने बता दिया। बहुत विस्तार से पढ़ोगे बाकी एजेंडा को भी, हो सकता है कुछ और आ जाए एग्जाम में, तो आपको एरिया पता चल गया कि आपको कहाँ किस जगह पे आपको पढ़ाई करनी है, किस जगह पे आपको अपने आप को रिफ्रेश करनी है। क्वेश्चन 40, a train moving at a speed of 63 km per hour enters a railway station and crosses the platform in 20 seconds. If the length of the train is 100 meter, what is the length of platform? एक ट्रेन है जिसका स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है, 63 किलोमीटर पर आवर है, एक रेलवे स्टेशन को क्रॉस करता है 20 सेकंड में। मतलब क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन एंड स्टेशन और प्लेटफॉर्म दोनों को मिला के क्रॉस करता है 20 सेकंड में। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर, तो ट्रेन का पास करने का मतलब है पूरा पूरा लास्ट डब्बे तक पास हो जाना, निकल जाना। तो ट्रेन का लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो भी बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन 40 आप सॉल्व कर रहे हो, बताओ क्या होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, कैसे होगा? लेट कर लो आप कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है? x मीटर है। लेट लेंथ
ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू x मीटर। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन मतलब मान लीजिए पूरा ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपने मान लिया, आपने x मीटर मान लिया आपने, और ट्रेन कितने बताया है, 100 मीटर बताया है। तो पूरी लंबाई कितनी होगी, इतना आपका x हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ तक। और मान लो ये आपका नेमिंग कर देता हूँ इसको, ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये आपका ट्रेन है 100 मीटर है, ट्रेन का पूरा निकल जाने तक। तो पूरी लंबाई कितनी होगी, 100 प्लस x हो जाएगा पूरा पूरा, जबकि ट्रेन का अंतिम डब्बा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है। और स्पीड कितनी है आपका, स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया है, 63 स्पीड 63 ऑफ, किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर। इसको दो तरह से, क्योंकि मीटर में दिया है आपका ट्रेन का लंबाई, और ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या करोगे, 63, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है, 1000 मीटर होती है, बाई आवर। आवर को चेंज करो किसमें, मिनट में, 1 घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। फिर उसको चेंज करो सेकंड्स में, क्योंकि मीटर पर सेकंड निकालनी है, तो 60 से और करो। अब कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो कट गए यहाँ इस जगह पे, तो कितना होगा आपका 60। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 5/63 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि 1000/60 इंटू 60 करोगे तो 5/18 ही आता है। कैसा भी कर सकते हो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो काटोगे इसको, कितना आएगा, इनसे काट दो, 2 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 525। तो कितना कितना आएगा आपका ये पूरी तरह से। 525। और इसको भी काटोगे 3 से, तो 2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, इजिकल टू 35/2, क्योंकि एक 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 35/2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। तो 63 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 35/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमारे पास, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो इसका अप्लाई करेंगे, हमें निकालनी कितनी है, कितने टाइम में, इससे टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड। 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 100 प्लस x, और स्पीड कितना निकाला हमारा, 35/2। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 100 प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 इंटू 35/2 इज इक्वल टू 100 प्लस x इंटू 1। तो काटेंगे इसको, कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 35 इंटू 10, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 350।
तो x क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 350 माइनस 100, 100 प्लस x इज इक्वल टू 350, 100 प्लस x इज इक्वल टू 350, x इज इक्वल टू क्या होगा, 350 माइनस 100 इज इक्वल टू 2। तो x क्या था, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म टू 50 मीटर, यह आंसर। देखो कौन सा सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 41 क्वेश्चन में, security system records video footage. 1 minute of video require 180 megabyte of storage. The recording system can store several hours of video footage. How much storage would be needed for 2 hours of video footage? 1K is equal to 1024. 1 किलोबाइट क्या होती है आपका, 1024 बाइट होती है। इसको हिंदी में क्या समझेंगे, एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो फुटेज को, और 1 मिनट वीडियो के लिए उसको 180 मेगाबाइट पे स्टोरेज चाहिए। और रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो कई घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो आपको पूछा गया है कि हाउ मच स्टोरेज, कितने स्टोरेज चाहिए होगा अगर इसको 2 घंटे की वीडियो को रिकॉर्डिंग करने हो। तो ऑप्शन आपके सामने है, 19.2 गीगाबाइट, 20.3 गीगाबाइट, 21.1 गीगाबाइट, या फिर 22.4 गीगाबाइट। कितना आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 41, सिंपल मैथमेटिक्स है इसका भी। 1 मिनट में कितने स्पेस चाहिए होता है, इसे बोला गया है 180 मेगाबाइट। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में कितने स्पेस चाहिए होगा, इन मेमोरी रिक्वायर्ड इजिकल टू 1 मिनट के लिए 180 है, तो 120 मिनट के लिए क्या होगा, 180 इंटू 120 MB। अब MB को अगर मैं जीबी में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 1 GB में कितने MB होती है, 1024। 1 GB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, यानी 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होती है। MB से अगर हम GB में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 1024 से डिवाइड करेंगे। इजिकल टू ये मेगाबाइट है, तो 180 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1024 गीगाबाइट GB। डिवाइड कीजिए, कितना आया, इजिकल टू 21 पॉइंट कितना आया, 09 अप्रॉक्स। इसको अगर राउंड अप करोगे तो कितना आ जाएगा, इजिकल टू 21.1 GB। कोई डाउट है किसी को? सिंपल कैलकुलेशन है।
कौन सा सही होगा ऑप्शन? सी सही हो जाएगा। 21.1 GB। अगला क्वेश्चन, which of the following steps were taken by the University Grant Commission during the second 5-year plan? यहाँ भी देखो आपको याद करने हैं जो हायर एजुकेशन में जो बताया गया था इसमें कि यूजीसी ने सेकंड 5 ईयर में जो बातें जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं उसके ऊपर उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उसके बाद आपको मैच करनी है, कोड के रूप में कोड आपको आगे दिया जाएगा। ये आपका कोड ऊपर है बस। तो 5 स्टेटमेंट एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है 42 के लिए। इसको हिंदी में बोल देता हूँ। Which of the following steps were taken by the University Grant Commission during the second 5-year plan? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से स्टेप लिए गए थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा? पहला क्या आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3-ईयर डिग्री कोर्स, 3 साल के डिग्री कोर्स की इंट्रोडक्शन करना, आपका स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट सेकंड है, बी है, इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरीज एंड लैबोरेटरीज, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का इम्प्रूवमेंट करना, बेहतर करना। सी है, इंक्रीज द सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक है उनके सैलरी को बढ़ाना। डी है, नो न्यू डिपार्टमेंट वेर अप्रूव्ड इन द यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी नया डिपार्टमेंट को अप्रूव ना करना। और पांचवा है, हिंदी वाज मेड द ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिसाइड्स लोकल लैंग्वेजेस इन ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, हिंदी जो है इसको ऑप्शनल मीडियम के रूप में, इंस्ट्रक्शन के रूप में बताया गया है बिसाइड्स द लोकल लैंग्वेजेस इन ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी। आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, तब भी आंसर निकल जाती है। आप इनके आधार पर आपको कोड दिया गया है, आप एबीसीडी को देख लो, मुझे ऊपर नीचे करने पड़ रहे बार बार। यहाँ पे ए बी सी डी ई और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं चूज। ऑप्शन ए में क्या है, ए बी सी ओनली। ऑप्शन बी में क्या है, बी सी डी ओनली। ऑप्शन सी में क्या है, सी डी ई ओनली। ऑप्शन डी में क्या है, ए डी ई ओनली। तो सबसे पहले वो चीज निकालो जो बिल्कुल रॉन्ग है, आपको रॉन्ग लगता है, उससे आपको एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा थोड़ा बहुत तो आप उसको निकाल लोगे। So D option wrong है. No new departments were approved in the universities. डी ऑप्शन रॉन्ग है। जी अगर डी रॉन्ग है तो डी जहां जहां होगा कट जाएगा, तो डी कहां पर है आपका? बी कट D गया, में सी कट गया, डी कट गया, क्या बचा? A. समझ आया? अगर बाकी बातें आपको पता नहीं भी है, देखो मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि बाकी आपको पता है कि नहीं है, मैंने कल ये बोला कि वो निकालो जो है बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी होनी भी चाहिए। इनकेस अगर नहीं भी है तो वहां पे थोड़ा सा लॉजिक अपना मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या बोला है, नो न्यू डिपार्टमेंट वेर अप्रूव्ड इन द यूनिवर्सिटी। ऐसा तो कोई पंचवर्षीय योजना में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा कि जहाँ पे ये ऐसा कुछ आपका नियम निकाला गया हो कि कोई डिपार्टमेंट नहीं खोला जाएगा, तो डी तो हो ही नहीं सकती। तो डी जब नहीं होगा तो जहां जहां डी है उसको काट दो। अगर आपको बाकी का आंसर नहीं भी आता तो भी आप सही आंसर में पहुंच गए। और बिलीव करो इतना क्वेश्चन सही हो गया था ना, पिछले बार जो बच्चे थे, बहुत बच्चों का नेट इसलिए निकल गया था, मतलब 75% बच्चों का निकल गया था जिन्होंने इस तरह से फॉलो किया था कि उन्होंने इस ऐसे स्मार्ट तरीके से किए थे। और ये दोनों में लागू होता है, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। सेकंड पेपर में मैंने बहुत समझा के रखा है कैसे कैसे करते हैं। तो हुआ क्या था इसमें, आप बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट में जो दिया गया है, सेकंड 5-ईयर प्लान में इंट्रोडक्शन ऑफ 3-ईयर डिग्री कोर्स ये लिया गया था, ये आपका जो ये डिसीजन लिया गया था, पहला ए सही है। बी क्या गया था, बी में क्या है, इम्प्रूवमेंट इन लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, ये भी किया गया था। और सारा आप जब इसको पढ़ोगे इस सेक्शन का पूरा, तो आपको पता चलेगा कि
कि किस तरह से किस समय क्या क्या रिकमेंडेशन की गई थी। इसमें बताया गया था कि टीचर के सैलरीज को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे उनको उनकी स्थिति अच्छी होगी तो हमारे एजुकेशन भी बहुत अच्छी होंगी। तो इंक्रीज द सैलरीज ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर, ये तीनों ही था, तो ABC हो गया। और हिंदी को ऑप्शनल के रूप में कभी ऐसा कुछ नहीं था, हिंदी को तो हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम प्रेरित करते हैं। तो D और E जहाँ पे होगा उसको आप काट सकते हो। D तो बहुत अप्रोप्रिएट था ही, आपका ये कट गया, और जो करेक्ट आंसर है मिल गया। कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। 43 में आएंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द linguistic communication should be used to adopt moral stance। और स्टेटमेंट 2 क्या है? critical critical introspection is not preferred by Buddhist as the part of intrapersonal communication। इनके आधार पे इन द लाइट ऑफ द टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फिर आपका ऑप्शन में है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ऑप्शन सी है पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट, ऑप्शन डी है पहला इनकरेक्ट दूसरा करेक्ट। आप बताओ, इसमें दोनों चीजें अप्लाई कर, अगर आपका नॉलेज है उसके आधार पर देखो, फिर कॉमन सेंस के आधार पर देखो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन सेंस के आधार पर देखोगे तो भी आंसर निकल जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के आधार पर पहला निकालने की कोशिश करो। देखो, जो बुद्धिज्म है ना, ये बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये था कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जो है वो यूज होना चाहिए किसके लिए? आपका अडॉप्ट करने के लिए, जो नैतिक मूल्य जो होते हैं, यह मोरल स्टैंस के लिए था। इसको लेना मतलब इसके लिए उन्होंने इसको उपयोग किया था। ये स्टेटमेंट जो है आपका जनरली एक्यूरेट होता है, सही होता है। बुद्धिज्म आपका जो कम्युनिकेशन, बुद्धिज्म में जो कम्युनिकेशन होती है, ये वहाँ पे एक टूल्स की तरह एक्सप्रेस करने के लिए विजडम और जो एथिकल बिहेवियर है उसके हिसाब से जो संवाद या कम्युनिकेशन को ली जाती है। तो लैंग्वेजेस का यूज करना, भाषा का जो इस्तेमाल, आप जानते हो कि बौद्धिज्म क्या पाली भाषा में बहुत ज्यादा उसका विस्तार किया गया था, जो प्राकृत भाषा के पार्ट है पाली भाषा इसमें। तो भाषा का उपयोग जो है आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा उन्होंने किया था ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुद्ध संस्कृत का उपयोग नहीं किया था, प्राकृत भाषा में किया गया था, जिसमें पाली भाषा का बहुत ज्यादा रोल था, ताकि मैक्सिमम लोग तक उसको बात को पहुंच ज्यादा मतलब पहुंच सकता हो। तो आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे इसको डिटेल में। तो स्टेटमेंट 1 क्या है आपका? करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बताया गया है? स्टेटमेंट 2 को अगर देखोगे, क्या बोला गया है? क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धास एज द पार्ट ऑफ द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये जो है क्रिटिकल आपका जो इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय द बुद्धा, ये स्टेटमेंट दिखाता है ये इनकरेक्ट है। बुद्धिज्म में जो आपका स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। तो बुद्धिज्म का है क्या? आप अंतर्ज्ञान को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन को जानना, अपने पर्सनल व्यक्तिगत जो ग्रोथ है उसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, ये सारे उसमें आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है which of the following statements are logically equivalent? लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सी है 44 के लिए? क्या बताया गया है? नो लिक्विड आर बेवरेज, मतलब पानीय जिसको हम ड्रिंक, जैसे शरबत हो गया जिसको हम मतलब लिक्विड की तरह जो हम पान करते हैं, जिसको हम लोग इंटेक करते हैं, चाय कॉफी शरबत पानी इत्यादि। तो बताया गया इसमें नो लिक्विड्स आर बेवरेजेस, बी है नो बेवरेजेस आर लिक्विड, सी है ऑल
नॉन बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, और डी है ऑल नॉन लिक्विड्स आर नॉन बेवरेजेस। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से दो ऐसे लाइन्स है जिसका मतलब सेम है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। फिर आपका नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है स्टेटमेंट ए और बी ओनली, बी में है ए एंड सी ओनली, सी में है बी एंड डी ओनली, और डी में है सी एंड डी ओनली। सोचो, सोच के बताओ। जो पहले बात बताई गई है नो लिक्विड आर बेवरेजेस, और दूसरी बात क्या बताई गई है नो बेवरेजेस आर लिक्विड। ये दोनों बातें एक ही बात बोल रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी में क्या है, ऑल नॉन बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड, और आगे बोला है कि ऑल नॉन लिक्विड्स आर नॉन बेवरेजेस, तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो सेम बात जो बता रहे जा रहा है वो, अगर अगर आप इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम भी बनाओगे तो भी निकलेगा ये कि ऑप्शन ए, आपका स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 क्वेश्चन नंबर, ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 years। कुछ निश्चित मात्रा के जो पैसे हैं वो 4 साल में दुगुना हो जाते हैं एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर इंटरेस्ट पर एनम। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दुगुना हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट कितने होंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। वैल्यूज देके रखे हैं आपका, √2 का वैल्यू क्या दिया है, 2 to the power ½ कितना दिया है आपका 1.414, और 2 to the power 1/4 कितना दिया है आपका 1.1892। तो कितना आएगा आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ एक सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ मनी ऐसा है जो 4 साल में दुगुना हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, प्रति प्रति साल, प्रति वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कीजिए। आसान क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मूला क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। फॉर्मूला होती है A = P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला होती है। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स कह सकते हो। p क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा आपने बैंक में रखा है। r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और a क्या है, जो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, और आपका आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ टोटल जो मिलेगा वो a है। यहाँ पे जो सिंबल का मतलब होता है, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 4 गुना मिलता है, तो जो भी पैसा है उसका, जितना पैसा भी आपने रखा आपने, उसका 4 गुना मिलेगा। तो मान लेते हैं कि पैसा भी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है p है, तो उसका 4 गुना कितना होगा 4p हो जाएगा। तो 4p = p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर, कितने साल का ले रखा है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, 4 ईयर्स है, डबल इन 4 ईयर्स, 4 साल। तो कितना हो जाएगा टू द पावर 4। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप पूछ लो, कोई डाउट अगर हो तो किसी को। नो सर। p और p कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस R/100 होल टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस R/100 इक्वल टू 4 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। तो 1 प्लस R/100 इक्वल टू
अच्छा 4 गुना नहीं, दुगुना बोल रहा है, डबल बोल रहा है, तो आप 2 कर दो, 4 के मतलब 2 पिकल्स। दुगुना बोला है ना, तो आप इसको 2 पे कर दो इसको। और ये क्या हो जाओ, तो 2 टू द पावर 1/4 हो जाए, क्योंकि 2 गुना बोला है, 4 गुना नहीं बोला है। 4 साल में बोला है। A certain sum of money doubles in 4 years, तो 2 की दुगुना हो जाए, तो फिर कितना होगा आपका 2 to the power 1/4, ये होगा 2 to the power 1/4। तो 1 प्लस r बाई 100, इसके वैल्यू देके रखा है 2 to the power 1/4, कितना देके रखा है, यस वैल्यू वैल्यू दिया हुआ है 2 to the power 1/4, 1.1892, तो 1.1892, 1.1892, तो r बाई 100 इज इक्वल टू 1.1892 माइनस 1, तो फिर r बाई 100 इज इक्वल टू 0.1892, तो फिर r कितना होगा, r इज इक्वल टू 0.1892 into 100, दिस इम्प्लाइज, ऊपर लिख देता हूं, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 18.92%, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.92 18.92% पर एनम, तो देख लो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, 18.9, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। किसी का डाउट नहीं है। इसके बाद आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक पैराग्राफ दिए जाएंगे, उस पैराग्राफ में कुछ जानकारी होंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ है, इसमें पूछा गया है, लास्ट 5 क्वेश्चंस के लिए होते हैं ये पैराग्राफ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 के लिए है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ इज हिज चाइल्डहुड, बचपन जो होती है वो किसी इंसान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द लर्निंग ऑफ आवर यंग सिटीजन्स रिसीव्स एट होम, घर से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। The learning of our young citizens receives at home, in school, in society between the ages of 5 and 16 will shape them for the rest of their life. During this phase, they need a good value-based education to become a enlightened human being. जो बचपन होती है 5 से लेकर के आपका 16 साल के अंदर का जो शिक्षाएं होती है, जो बच्चों के अंदर जो संस्कार होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये आपका अच्छे एजुकेशन को होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे बच्चा आगे का जो समय है वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे इस समय उसने सीख के रखा होगा। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन, पेरेंट्स और टीचर मतलब माता पिता और अध्यापक को एक साथ मिलकर एक मिशन आपको तैयार करने होंगे। ये आप जब पढ़ रहे हो खाली कहानी नहीं, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को माइंड पे रखोगे, क्योंकि उन्हीं वर्ड में से आपको 5 क्वेश्चन होंगे। बार बार आप पैराग्राफ पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, एक ही बार पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ताकि एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पूरा प्रिंट हो जाए आपका माइंड पे, मेमोरी पे, जब तक ये 5 क्वेश्चन पूरे ना हो जाते। ऊपर का तो पता चल गया मेन क्या बोल रहे हैं, कि 5 साल से लेकर 16 साल के अंदर की जो शिक्षा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसमें मोरल वैल्यूज हमें बहुत ज्यादा बच्चे में डालना चाहिए, ताकि आगे का जीवन वो
बच्चा एक बेहतर तरीके से अपने आप को लीड कर सके, बना सके। पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड मिशन, दोनों का एक संयुक्त मिशन होना चाहिए, पेरेंट्स का भी, अध्यापक का भी, और पेरेंट्स का, माता पिता का भी। Integrated mission, education with a good value system at home and in school। एजुकेशन क्या होना चाहिए? एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, मूल्य आधारित होना चाहिए, स्कूल में भी और घर पर भी। एजुकेशन इज द फंडामेंटल टू बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम। हमें अपने देश के जो सपनों का, जो हमें हमारा जो भारत या जो देश बनेंगे, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो शिक्षा होती है, जो एजुकेशन होती है, फंडामेंटल आपका बिल्डिंग नेशन, मतलब राष्ट्र के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका या फंडामेंटल आपका रोल प्ले करता है। all our all our aspirations as a society are tied to the capabilities of our youngsters who form such a large part of our population। जितने बड़े हमारे पॉपुलेशन के जो हिस्सा है, उन पे डिपेंड करता है हमारा भविष्य पूरा। A child's individuality and creativity needs to be given due importance in our education। एक बच्चे के जो इंडिविजुअलिटी और उसकी क्रिएटिविटी जो होती है, वो जरूरी होता है, उसको महत्व देना हमारे शिक्षा पद्धति में है, इन आवर एजुकेशन। द करिकुलम नीड्स टू बी innovated। The curriculum needs to be innovative and the examination system overhauled। जो परीक्षा पद्धति है, एग्जामिनेशन सिस्टम overhauled so that it recognize the evaluates creativity and new thinking rather than the memorization of facts। खाली कुछ चीजों को याद कर लो, इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो जाए, नई सोच डेवलप हो, न कि कुछ रट्टाफिकेशन करना। क्योंकि रट्टाफिकेशन करने से उसके बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप नहीं होती कि जिससे तार्किक बुद्धि या डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं हो पाती। इसलिए सिर्फ रट्टाफिकेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इन सब पे भी ध्यान होना चाहिए। Schools must move away from being centers of education alone। खाली स्कूल खाली शिक्षा केंद्र या खाली एजुकेशन सेंटर ही खाली नहीं होना चाहिए। इंस्टेड बिकमिंग सेंटर ऑफ नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट, बल्कि नॉलेज और प्रतिभा यानी जो स्किल होती है, स्किल डेवलपमेंट का भी सेंटर होना चाहिए। ये पूरा पैराग्राफ है। अब इसके आधार पे आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया है। पैराग्राफ को जब पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना, एक-एक शब्द का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। आप दोनों में पढ़ सकते हो और किसी एक में पढ़ सकते हो। अब पहला क्वेश्चन नंबर 46। A child becomes an enlightened human being as a result of the value-based education received। ऑप्शन के जरिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है। ए है एट होम ओनली, बी है इन स्कूल ओनली, सी है एट होम, इन स्कूल एंड इन सोसाइटी, डी है इन सोसाइटी ओनली, ई है बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16। अब आप इसके आधार पे बताओ 46 का। नीचे आपको ऑप्शन दी गई है जो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है? सर ई तो है बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16। एक होम ओनली भी लिखा था उसमें। ए एंड ई है क्या? ए एंड ई। ए एंड ई। ए क्या बोल रहे हैं? बी एट भी होम था, ओनली। स्कूल भी था। तो कौन से होंगे? सी एंड ई। सी एंड डी। सी में क्या आता है? एट होम, इन स्कूल एंड सोसाइटी आ जाता है। और ई में क्या आता है? बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16। तो दोनों बात आ गई। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन कौन से होंगे? ए एंड ई फर्स्ट। फर्स्ट होंगे। ए एंड ई बोल रहे हैं ना? नहीं, सी एंड वो है, सी एंड ई। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ,
अगला, a good examination system should recognize a child's creativity, recognize a child's individuality, encourage role rote learning, encourage new thinking. बताओ इसमें क्या होगा? ABD। ABD बिल्कुल सही। बच्चों का क्रिएटिविटी होना चाहिए और रिकॉग्नाइज अ चाइल्ड इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। फिर इसमें पैराग्राफ में लिखी हुई थी, जो बात पैराग्राफ में लिखी है कल उसी को कल आपको बतानी है। और डी में क्या है? एनकरेज न्यू थिंकिंग। तो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। देखा आपने, जब आपने आपको इन्वॉल्व करते तो निकलती है कि नहीं? सारा निकल रही है आंसर ना। अगला, व्हाट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द नेशन ऑफ आवर ड्रीम? हमारे ड्रीम के लिए क्या होना चाहिए? एसेंशियल, मोर स्कूल, वैल्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन, डेमोक्रेसी, रैपिड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा आपका? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो मतलब जो मोरल वैल्यूज कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है स्कूल शुड ओनली बी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। स्टेटमेंट टू है यंगस्टर्स फॉर्म अ मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। इन लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बताओ कौन से होंगे? पहला क्या बोल रहा है? स्कूल शुड ओनली बी सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये तो मना ही कर रहा है पैराग्राफ में। इसे बोला है ना, क्लास में क्या बोला है? स्कूल मस्ट अवे फ्रॉम द बीइंग सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये देखो, मस्ट अवे, मूव अवे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्कूल शुड बी फर्स्ट ओनली। रॉन्ग हो गया। तो पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है? यंगस्टर्स फॉर्म अ मिनिमल पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। लेकिन क्या बोला है? यंगस्टर्स के बारे में बहुत बड़ी पार्ट बोला है। देखो यहाँ देखो, capabilities of our youngster who form such a large part of our population. बी इज करेक्ट। तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है who needs to have an integrated mission education with a good value system at home and in school? Politicians, पेरेंट्स और टीचर्स। parents and teachers। बिल्कुल सही है। देखो आपने अच्छे से पढ़ा पैराग्राफ को, आंसर भी मिल गया। इस तरह से हमने पहला पेपर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम एक और पेपर करेंगे। और आप अपने आप को एक बार खुद को स्वाध्याय करो कि इस पेपर को करने के बाद आपने अपने अपने क्या क्या कमी निकाला, क्या क्या टॉपिक है, किस जगह कमी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सुधार करो ताकि अगले पेपर में आप और अच्छे कर पाओ। और इसके बाद आप जो टॉपिक, जो टर्म निकालोगे, जो कंटेंट निकालोगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उस पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम अलग से क्लास कर लेंगे उन सब टॉपिक के ऊपर।